Welcome to Northeast PSC. Today we'll be discussing about MS Swaminathan ji, who has recently passed away. He is one of the most significant scientists that India has ever produced. He was recognized as the most influential Asians alongside Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. So he has been a greatly important personality for Indian history. So let us deep dive into this topic and understand MS Swaminathan and his various contribution to India. Okay, so this is me, Nazrul Islam, and these are some details about me. If you really want to know anything more than this, you can connect with me on LinkedIn or Twitter, that is recently called as X. Okay, so what is a brief overview if we have to understand regarding MS Swaminathan. तो MS स्वामीनाथन जी की जो जन्म हुई थी 1925 में अगस्त के 7 तारीख को, और इनका पूरा नाम है मनकोम्बु संबशिवन स्वामीनाथन. ठीक है, इनका पैदाइशी इंडिया में हुआ है. ठीक है, ये एक एग्रोनॉमिस्ट रहा है, मतलब एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स का अगर साथ में जोड़ा जाए, एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमिक्स है उसको जो महारत हासिल करते हैं उसको हम लोग एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं. एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट भी कहा जाता है, प्लांट जेनेटिक स्पेशलिस्ट हैं और एडमिनिस्ट्रेटर रहा है. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंटिफिक फील्ड में ही हैज़ बीन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. ठीक है, ग्लोबली स्पीकिंग स्वामीनाथन इज़ ए लीडर इन द ग्रीन मूवमेंट. तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है कि जब आपका पूरे दुनिया भर में अगर हम लोग 20th सेंचुरी की बात करें, 20th सेंचुरी में पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो रही थी. ठीक है, डेमोक्रेसी कब इस्टेब्लिश हो रहा था? जब डीकोलोनाइजेशन हो रहा था. डीकोलोनाइजेशन क्या है? जब आपका जो वो है ब्रिटिश है, ब्रिटिश जब अपनी जो हुकूमत है उसको छोड़ के वहाँ के लोगों को फ्रीडम दे रहा था, उस टाइम मतलब कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया जाता था ज़्यादातर देशों में. लेकिन इसके साथ साथ क्या आ रहा था? पॉवर्टी आ रहा था. जब पॉवर्टी आ रहा था, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे? आपका हंगर, जो भूखमरी से मर रहा था, हंगर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा था. ठीक है, तो ऐसे में ज़रूरी था कि जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है, क्योंकि सारे जो न्यू मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, जो नए कंट्रीज़ हैं, इन तमाम कंट्रीज़ में क्या था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ना होने की वजह से मोस्टली ये एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी हुआ करता था. सारे के सारे इकोनॉमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था. तो ऐसे में ज़रूरी ये था कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसमें क्या हो, आपका काफ़ी अच्छा वो हो, सरप्लस प्रोडक्शन हो. तो ऐसे में हम लोग कह देखते हैं कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन हो वो अच्छा नहीं होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो दुनिया भर में ये एक जद्दोजहद चली. इट वाज एन एफर्ट की जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको क्या करना है, बढ़ाना है. तो ऐसे में ग्रीन मूवमेंट शुरू होता है पूरी दुनिया भर में, किस तरह से जो हमारे क्रॉप्स हैं, जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसका हम बढ़ा पाए. ठीक है, तो इनको कहा जाता है इंडिया की जो ग्रीन रिवोल्यूशन मूवमेंट हुआ है 1960 के दशक से, उसकी मेन आर्किटेक्ट, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन. तो इनके कंट्रीब्यूशन के तहत हम लोग क्या देख सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हैज़ मल्टीफोल्ड इंक्रीज्ड. इन्होंने जो क्रॉप्स में जो नए टेक्नोलॉजीज आना, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ मतलब वो सारे सीड्स जिसकी जो है आपका उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है, इन तमाम चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडिया में. और इन्होंने बहुत क्लोजली काम किया है. एक दूसरा बहुत बड़ा एग्रोनॉमिस्ट है जिनका नाम है नॉर्मन बरलॉ. तो इनके साथ इन्होंने काम किया है. और नॉर्मन बरलॉ को लोग अमूमन क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं. लेकिन इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन अगर कोई है तो वो है MS स्वामीनाथन जी. टुगेदर विथ फार्मर एंड अदर साइंटिस्ट्स ही लेड ए मास मूवमेंट टू स्टॉप फेमाइन लाइक सर्कमस्टेंसेस. तो इंडिया की जब आज़ादी हुई 1947 में, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया की जो आबादी है वो भूखमरी से परेशान थी. फेमाइन बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्रॉप फेलियर हो रहे थे, लोग मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म फैल रहा था. तो ऐसे में सबसे बड़ा जो हमारे देश के सामने चैलेंज था वो था कि भूखमरी को कैसे रोकना है. फेमाइन लाइक सिचुएशंस की हम लोग बिना खाए मर रहे हैं लाखों तादाद में. तो उसको रोकने के लिए 1960 के दशक में हम लोग कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रीजन में ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू किया जाता है अंडर द एजिस ऑफ MS स्वामीनाथन जी. तो इनको कहा
कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP है, ये काफ़ी रेस्पेक्टेड बॉडी है। इन्होंने कहा है कि जो आपका वो है MS स्वामीनाथन है, इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है जिनका नाम है द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, ठीक है। विदाउट द कंट्रीज ग्रीन रेवोल्यूशन मिलियंस वुड हैव पेरिश्ड फ्रॉम फेमाइन, फेमाइन के चलते लाखों करोड़ों लोगों की और डेथ हो जाती अगर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में नहीं होता। तो इंडिया क्या कर रहा था, लगभग 10 मिलियन टन जो है आपका PL 480 स्कीम के तहत जो है चीज़ें मंगवा रहे थे, व्हीट मंगवा रहे थे अमेरिका से। तो ये क्या कर रहे थे, इंडिया की जो लोग हैं उनकी जो फूड नीड है उसको पूरा करने के लिए अमेरिका से हम लोग क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। द कंट्री वॉज ऑलरेडी रेफर टू एज हैविंग शिप टू माउथ इकोनॉमी, मतलब कि हम लोग का क्या आ रहा था कि जो शिप से जो चीज़ें भेजा जा रहा है इंडिया में, वहाँ आ रहा है सीधा लोग खा रहे हैं। तो शिप टू माउथ, इसके बीच में मतलब कोई जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मेथड जो इम्प्रूव करना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना, ये सारे चीज़ें हम लोग क्या देखते हैं नहीं हो रहा थे, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती था कि हमारा प्रोडक्शन मोड जो है उसको चेंज करना है। एंड इंडिया हैड नो फॉरेन एक्सचेंज टू पे फॉर इट, इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व था वो बहुत ही ख़राब था, ठीक है। हमारे जो है LPG एरा शुरू होता है 1991 में, तो उससे पहले हम लोग उससे पहले की बात कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी वीक थी। इंडिया की इकोनॉमी अगर वीक थी तो इसको जो भी हम लोग फूड वगैरह मंगवा रहे थे उसको भरपाई करने के लिए हमारे पास एनफ पैसे नहीं थे। द सिचुएशन वॉज सो ग्रेव दैट द प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री had given a call to the nation to skip a meal in a week। जब लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने कहा कि हमारे देश में ये करना चाहिए कि एक वक्त के जो खाना है उसको हमें स्किप करना चाहिए। इतनी गरीबी है, अगर हम लोग 3 वक्त खाना खा रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि एक वक्त की खाना हम लोग क्या करें, गिव अप कर दें, ठीक है। तो एंड व्हीट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग व्हीट चपातीज वुड नॉट बी सर्व्ड एट वेडिंग पार्टीज, जब शादी वगैरह होगा तो गेहूं से बना हुआ जो चीज़ें हैं, गेहूं से बना हुआ जो रोटी है उसको हम शादियों में नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इतना बदतर हालत है इस वक्त में। MS स्वामीनाथन जो हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की कोशिश किया। तो इन्होंने साइटोजेनेटिक्स, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड रेडियो सेंसिटिविटी रिसर्च इन रिलेशन टू पोटैटो, व्हीट एंड राइस, इन तमाम जो व्हीट और राइस के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देने की कोशिश किया। तो ऐसे में आपको पूछा जा सकता है साइटोजेनेसिस, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड रेडियो सेंसिटिविटी, दिस वर्ड्स आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हीट एंड राइस के साथ जुड़ा हुआ है या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ऑप्शन में रहे तो MS स्वामीनाथन, तो वो भी आपको चुनना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस UPSC में भी होता है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी होता है। तो ये तीनों वर्ड आप याद रखिए, साइटोजेनेटिक्स, आयोनाइजिंग रेडिएशन, रेडियो सेंसिटिविटी, दीज आर एसोसिएटेड ग्रीन रेवोल्यूशन, दीज आर एसोसिएटेड विथ व्हीट एंड राइस, दीज आर एसोसिएटेड विथ MS स्वामीनाथन। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 कॉन्फ्रेंस था, पुगवाश कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल IUCN का वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन दोनों बॉडीज़ का हेड कर रहे थे MS स्वामीनाथन एक वक्त में। और इनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया था कि 20th सेंचुरी जो है, 20th सेंचुरी मतलब क्या, 1901 से लेकर 2000 तक, इस टाइम पीरियड को 20th सेंचुरी कहते हैं। तो 20th सेंचुरी में हिंदुस्तान में अगर 20 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों की अगर लिस्ट बनाया जाए तो उसमें, या फिर एशिया की अगर 20 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों का लिस्ट बनाया जाए उसमें एक नाम होगा MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। तो इसमें क्या था, गांधी, टैगोर इनके नाम भी थे। और इंडिया के बाहर की अगर हम बात करें, एजी टोयोडा, दलाई लामा, माओ जेडंग, इन तमाम नाम के साथ MS स्वामीनाथन का नाम जुड़ा हुआ था। ये तो इतना सिग्निफिकेंट, इतना इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति रहे हैं। तो स्वामीनाथन हैज़ रिसीव्ड वेरियस एक्colades, बहुत सारे इनको प्राइजेस मिला, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेस मिला। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है इट इज़ द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड, इन तमाम अवार्ड के साथ उनको नवाजा गया है बिकॉज ऑफ हिज सिग्निफिकेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, सिग्निफिकेंट वर्क। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स हुआ था, ठीक है, MS स्वामीनाथन कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन का हेड भी ये करते हैं और इन्होंने क्या कई सारे सजेशंस प्रोवाइड किया कि इंडिया की जो आपका एग्रीकल्चरल सिस्टम है उसको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। और इन्होंने बाद में जाके नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स नाम के एक फाउंडेशन भी एस्टेब्लिश किया था, ठीक है।
He used the term evergreen revolution to characterize his concept of productivity in perpetuity without associating ecological harm in 1990. तो जब इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 से जब शुरू हुआ, 1990 के दशक आते आते इन्होंने बोला कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं बोलना चाहिए, इसको एवरग्रीन रेवोल्यूशन बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा रेवोल्यूशन है ये परपेचुटी मतलब हमेशा के लिए चलते रहना चाहिए और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके की हार्म ना पहुँचे. वी शुड नॉट हार्म आवर एनवायरनमेंट इन एनी वे. बाई डूइंग सो वी कैन एश्योर दैट वी हैव एन एवरग्रीन रेवोल्यूशन. उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के टाइम में इनको राज्यसभा का एमपी भी बनाया गया था 2007 से 2013 के बीच में, और ऐसे वक्त में उन्होंने एक लॉ के सजेशंस भी दिया था कि that would have given women farmers in India more respect, but it was not approved. तो उन्होंने बोला था कि औरत की जो है वो भी काफ़ी बड़े संख्या में फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी जो वेजेस की बात हो, ठीक है, उनको जितना मजदूरी मिलती है, उनको जो रेस्पेक्ट मिलते हैं ये बहुत कम है. तो इसके लिए इन्होंने एक लॉ सजेस्ट किया था जो कि पारित नहीं हो पाया. ठीक है, तो थ्रू द यूज़ ऑफ इन्वेंशंस लाइक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मतलब कि आप मान लीजिए अगर पहले 1 बीघा खेत में 1 बीघा ज़मीन में आप मान लीजिए कि 5 क्विंटल चीज़ें हो रहा है, 5 क्विंटल, ठीक है. अभी ये हाई यील्डिंग वैरायटीज़ या हाइब्रिड वैरायटीज़ जिसको हम लोग कहते हैं, इस तरह की वैरायटीज़ सीड्स के इस्तेमाल की वजह से वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं 10 क्विंटल के तरफ 10 क्विंटल क्रॉप्स भी कल्टीवेट किया जा रहा है या फिर हार्वेस्ट किया जा रहा है. तो दीज आर द सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट हैज़ बीन ब्रॉट इनटू एग्रीकल्चरल सेक्टर बाय द इंटरवेंशन ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ MS स्वामीनाथन. ठीक है, फिर हर्बिसाइड्स के किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स का हो गया. इंडियन एग्रीकल्चर इवॉल्व इनटू ए मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम ड्यूरिंग दिस टाइम. तो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं डाला गया था, बट ए बिग थैंक्स टू MS स्वामीनाथन जी, द फॉर्मर मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड ए ग्रेट साइंटिस्ट. ठीक है, टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर ही क्रिएटेड न्यू सीड काइंड्स. क्या क्या किया इन्होंने, नए तरीके की सीड्स का इन्वेंशन किया. नए इंसेक्टिसाइड मतलब कि जो आपका पेस्ट्स होता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह होता है, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारने के लिए, तो इंसेक्टिसाइड्स बनाया. फार्मिंग मेथड्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया. ठीक है, जब दुनिया भर में जब फार्मिंग लाइक सिचुएशंस हो रहा था, उसे हम लोग कह देते हैं, इन्होंने नॉर्मन बर्लो और अदर साइंटिस्ट के साथ जब इन्होंने एसोसिएट किया, करने के बाद फार्मर्स के साथ बात किया, फार्मर्स के बीच में जो है आपका अवेयरनेस फैलाने की कोशिश किया कि आप जो नई तरीके की जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं या फिर जो टेक्नोलॉजीज है इसको किस तरह से अडोप्ट करना है, और इस टेक्नोलॉजीज़ के कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है, और इस टेक्नोलॉजी से आपका क्या होगा, फ़ायदा होगा, आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी. इन तमाम चीज़ों को करने के लिए इन्होंने गाँव तक ट्रेवल किया है. इन्होंने तमाम फार्मिंग जो आपका बॉडीज़ हैं, फार्मिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मीटिंग करना. तो ही वॉज ट्रूली ए मैन ऑफ ए पीपुल्स साइंटिस्ट. जैसे आप देखते हैं ना कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके बारे में लोगों के मन में काफ़ी रेस्पेक्टेबल आइडिया है, ओपिनियन है. ठीक उसी तरह MS स्वामीनाथन ने भी दुनिया भर में उनकी जो योगदान है इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम या फिर टू द वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम इन जनरल, ही हैज़ बीन ए ग्रेट फिगर. तो इंडिया को ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों थी? तो एक तो बात ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था. ठीक है, इंडिया की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी था वो काफ़ी लो था. एग्रीकल्चर अगर 10 बीघा खेत में अगर एग्रीकल्चर किया जा रहा है, आज के डेट में 1 बीघा खेत में जितना आपका प्रोडक्टिविटी होता था, उस टाइम की 10 बीघा खेत में उतना ही प्रोडक्टिविटी हो रहा है. तो लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा था. बहुत ज़्यादा सूखापन हो रहा था. जैसे आज के डेट में भी जो विदर्भा के जो रीजन हैं या फिर जो आपका मराठवाड़ा के रीजन है महाराष्ट्र में, इन तमाम एरियाज़ में सूखा पड़ जाता. सूखा पड़ने की वजह से जो गरीब किसान हैं उनकी जो सारे जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है. उनका ऋण करके जो खेती करते हैं वो तमाम ख़त्म हो जाते हैं. एंड दे चूज़ दैट सुइसाइड इज़ द ओनली ऑप्शन. और ये सुइसाइड का जो प्रॉब्लम है इंडिया में अभी भी परसिस्ट करती हैं. तो फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स उस टाइम हो रहा था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं था, और देश जो है पूरी तरह से इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता था. USA से फूड मंगवाया जा रहा था. तो इंडिया एक मतलब सेल्फ रिलायंट बिल्कुल भी नहीं था. इंडिया के सामने फूड क्राइसिस इतना ज़्यादा था कि भारी मात्रा में लोग जो है बिना खाए मर रहे थे. 1960 के दशक की अगर हम बात करें, इंडिया सॉट टू एलिविएट पॉवर्टी एंड हंगर वाइल अचीविंग फूड सिक्योरिटी. इंडिया ने कोशिश किया कि हमें पॉवर्टी और हंगर, जो भूखमरी है और गरीबी है, ये दोनों हमें एकदम ख़त्म करना है, और एट द सेम टाइम वी मस्ट एंश्योर
कि हमारे पास एनफ फूड है कि हमारी खुद की ज़रूरतों को हम पूरा कर पाएँ, ठीक है। Modernizing its agricultural sector in order to increase productivity, profitability and marketability। हमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है, हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन की जो मात्रा है वो भी बढ़े, हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर से प्रॉफिट भी आए और हम इसको मार्केट में भी बेच पाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और जो इंटरनल जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पर भी हम लोग इसको बेच पाएँ। सो दीज वेयर द एफर्ट्स, दीज वेयर द रीजन दैट इंडिया डायरली नीडेड ए ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। सो ग्रीन रिवोल्यूशन का अगर हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें, सो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी लाइक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, मैकेनाइजेशंस, इंडिया ने ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू कुछ चीज़ें करने की कोशिश किया। क्या वो ये है कि हमें आउटपुट बढ़ाना है, टू बूस्ट द आउटपुट एंड क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स। जो हमारा फूड क्रॉप्स है उसको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है, उसको हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करना है और फूड की जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ाना है, जैसे पर्टिकुलरली व्हीट और राइस, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोगों की जो फूड प्रैक्टिसेस है वो लार्जली व्हीट और राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फूड इंपोर्ट्स एंड इंक्रीज पॉपुलेशन सेल्फ सफिशिएंसी एंड फूड सिक्योरिटी टू डिक्रीज पॉवर्टी एंड हंगर। हमें क्या करना है, फूड इंपोर्ट्स, जितना हम लोग फूड मंगवा रहे हैं यूएसए से जो फूड मंगवा रहे हैं उसकी जो मात्रा वो हमें कम करना है। बहुत ज़्यादा हम बाहर से अगर मंगवाने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो सेल्फ रिलायंसी है, जो आत्मनिर्भरता, वो खराब हो जाएगा। तो जब हम दूसरे से कम मंगवाएंगे तो हम ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, हमें आत्मनिर्भरता आएगी, फूड सिक्योरिटी मिलेगी, टू डिक्रीज पॉवर्टी एंड हंगर वाइल रेजिंग द इनकम एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स एंड रूरल रेसिडेंट्स। तो हज़ारों लाखों तादाद में जो फार्मर्स हैं या फिर रूरल रेसिडेंट्स हैं, उनकी जो दिशा और दशा है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो है इनकम भी बढ़ाना है और जो है पॉवर्टी, हंगर, इस सब को ख़त्म करना है। इंक्रीज फूड आउटपुट बाय यूजिंग HYB क्रॉप्स। MS Swaminathan created these seeds utilizing a variety of irrigation technique including tube wells, canals, dams, sprinklers, lessen reliance on rainfall and maintain a steady supply of water crops। तो हमें क्या करना है कि इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना है फूड क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए। MS स्वामीनाथन ने कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, ट्यूब ऑयल, कैनल्स, डैम्स, स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है। तो ये सब करने की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन की जो सही जो आउटपुट वो हमें देखने के लिए मिला। अर्ली लाइफ और एजुकेशन की अगर हम बात करें, देखिए अभी तक जो जितना हम लोगों ने बात की ये प्योरली एकेडमिक एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ था, बट उनके अर्ली लाइफ के बारे में दो चार चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। वो क्या है कि ही वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ द पेरेंट, ठीक है, और इन्होंने अगस्त 7 1925 में इनका पैदाइशी हुई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। उनका बगल में ही एक स्कूल था जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया और 15 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट भी हो गए थे। तो बंगाल फेमाइन हुआ था 1943 में बंगाल में फेमाइन हुआ था, जिसमें लाखों के तादाद में लोग मर गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, और उसकी वजह से पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो गरीबी या फिर जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो आपका फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम आ गई थे, उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना है, मुझे देश की मेरी पूरी एनर्जी देश की फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने में लिप्त करना है, ठीक है। डेडिकेट हिज लाइफ टू इंश्योरिंग इंडिया एंड एक्सेस टू एनफ फूड। हमें ये कोशिश करना है कि इंडिया के पास कभी फूड की कमी ना हो। दिस वॉज हिज मेन ड्राइव, इन्होंने ये कोशिश किया कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है। तो उन्होंने अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट किया जूलॉजी में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जेनेटिक्स एंड एग्रीकल्चरल साइंस में अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू रखने की कोशिश किया। तो फिर वो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो वो इंडिया आए, दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI में इन्होंने जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग स्टडी किया। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है कि प्लांट को किस तरीके से अलग अलग माहौल में उसको बढ़ाना है, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिला साइटोजेनेटिक्स में 1949 में। ही फोकस्ड हिज रिसर्च ऑन सोलानम जीनस विथ अ फोकस ऑन द पोटैटो इन पर्टिकुलर। तो सोलानम जीनस क्या होता है ये भी आप एक बार देखने की कोशिश करिएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि जो है MS स्वामीनाथन की जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इट बिगिन विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया व्हेन ही मूव्स टू न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पूरे दुनिया भर में जो स्पेशली यूरोप में हम लोग क्या देखते हैं, जो
इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाता है, वहाँ के लोगों की फूड नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली जो पोटैटो की ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड इट चेंज लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीकल्चरल साइकिल्स। तो एग्रीकल्चर अभी तक जिस तरीके से लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये चीज़ बहुत हद तक बदल गई थी। तो उन्होंने कटक नाम की एक जगह है जहाँ पर इंडिका जैपोनिका राइस हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम था। इंडिया मतलब 2 राइस की वैरायटी से इंडिका जैपोनिका राइस हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसको कौन रन कर रहे थे? कृष्णा स्वामी रामैया, ठीक है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं हिज फ्यूचर वर्क विथ वीट वुड बी इम्पैक्टेड बाय दिस इवेंट। ही स्टार्टेड वर्किंग एट द IARI इन अक्टूबर 1954 एज एन असिस्टेंट साइटोजेनेटिक्स। तो हम लोग कह सकते हैं 1947 में जब वो दिल्ली आते हैं, फिर उसी वक्त IARI के साथ वो जुड़ जाते हैं। फिर 1949 में उनको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है और 1954 में वो एक असिस्टेंट साइटोजेनेटिसिस्ट के तौर पे काम करना भी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर उनकी जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिकल वो है प्रोस्पेक्ट है, उसमें इनका डायरेक्ट हिस्सेदारी देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो इंडिया का जो 70% जो इनकम उस टाइम आ रहा था वो सीधा सीधा एग्रीकल्चर के सेक्टर से आ रहा था। उन्होंने बोला कि अगर इतना हद तक इंडिया एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है तो भाई आप बाहर से क्यों मंगवा रहे हो? बाहर से अगर फूड मंगवा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे जो 70% लोग हैं उनकी जो एफर्ट है, या आप एक तो उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि उनकी जो एफर्ट है उसको आप डिसरेस्पेक्ट भी कर रहे हैं। बाहर से फूड लाना बंद करें। वी विल डू एनफ to ensure that food security is maintained. Then he carried on with his studies in order to eventually generate more agricultural goods. फिर हम लोगों ने देखा किस तरीके से उन्होंने सीड वेराइटीज़ में बदलाव लाया, फिर अलग अलग टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश किया, कैनल सिस्टम, स्प्रिंगलर मेथड, तो इरिगेशन मेथड में भी बदलाव लाया ताकि इफेक्टिव भी हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। In the 1950s and 60s, he carried out pioneering research on the cytogenetics ऑफ हेक्साप्लॉइड व्हीट। तो इंडिया का आपको पता है कि अगर हम जो नॉर्दर्न इंडिया है, लार्जली नॉर्दर्न इंडिया डिपेंडेंट ऑन व्हीट, और नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन उस टाइम में भी था, आज के डेट में भी वही हाल है। बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में व्हीट और राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस है। तो उन्होंने सोचा कि हमारा जो पहला फोकस होना चाहिए वो व्हीट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। टू सेट द फाउंडेशन फॉर द ग्रीन रिवोल्यूशन, स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलॉ क्रिएटेड अ वाइड वैरायटी ऑफ राइस एंड सीरियल्स, ठीक है। आज के डेट में आप देखते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में पूरा राइस के ऊपर डिपेंडेंट है नॉर्थ ईस्ट के लोग, ठीक है। तो ये 1960s का ही देन है कि हमारे पास जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ जो किसान की जो इनकम बढ़ता है, और जो है 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो उस टाइम जुड़ा हुआ था फार्मिंग एक्टिविटीज़ के साथ, उतने पॉपुलेशन को लगने लगा कि देयर इज सम होप इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। अंडर हिज लीडरशिप एफर्ट्स वर लॉन्च्ड एट द IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट टू कल्टिवेट राइस विथ C4 कार्बन फिक्सेशन। मतलब कि ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू कार्बन की जो राइस की जो आपका लाइफ शेल्फ है उसको भी बढ़ाना है और उसकी क्वालिटी में क्या बढ़ोतरी लाना है। स्वामीनाथन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग बासमती राइस। आज के डेट में बासमती राइस काफ़ी एक इलिट राइस प्रोडक्ट माना जाता है, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, और ये भी स्वामीनाथन का ही देन है, ठीक है। सो इनका रोल क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन में, ये हम लोग लार्जली देख चुके हैं। ये आप वैसे देख सकते हैं कि एजुकेटिंग इंडियन फार्मर्स ऑन हाउ टू इंक्रीज देयर आउटपुट। तो आज के डेट में जो हम लोगों का साइंटिस्ट का जो परफॉर्मेंस वो लेबोरेटरी तक ही सीमित रह गया, ठीक है। हम लोग नहीं देखते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट ज़मीन में जाते हैं, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो MS स्वामीनाथन किए थे, गाँव में जाना, फार्मर्स के साथ बैठ के बात करना कि आप इस नए टेक्निक को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने फार्मिंग मेथड में, ठीक है, और इसका क्या फ़ायदा है, आपको इनकम कितना बढ़ेगा, आपका प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ेगा, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने कोशिश किया था 1960s के दशक में। आज के डेट में एक साइंटिस्ट को सूट बूट में ही हम लोग इमेजिन कर पाते हैं, हम नहीं इमेजिन कर पाते कि हमारे जो गाँव के सड़कें हैं या फिर गांव के जो पगडंडियों में टहल रहे कोई साइंटिस्ट। दिस वाज एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ MS स्वामीनाथन। अगर टाइम्स मैगजीन बोलते हैं कि 20th सेंचुरी की 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियन में से एक व्यक्ति MS स्वामीनाथन है, इसका मतलब कोई तो बात होगी ना भाई, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। Since the crop tripled previous output levels in the first year of the Green Revolution era, this demonstration were paradigm shift। तो जब इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन का सीड बोया गया, मतलब ठीक है, लिटरली सीड बोया गया, इसका जो न्यू जब बोया गया तो देखा गया कि पिछले साल जितना प्रोडक्शन हुआ था उसका
3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन आने लगे, तब उनको लगा कि येस देयर इज अ जेन्युइन होप दैट वी कैन फंडामेंटली चेंज द फूड insecurity condition of India. In just 4 crop seasons, he was able to boost the average agricultural production from 12 million tons to 23 million tons, almost 2 times. It is almost divine intervention by MS Swaminathan. ठीक है. After his collaboration with Prime Minister Indira Gandhi to create agricultural policies and programs that would help the nation maintain its agricultural independence for a long time, फिर वो क्या बन जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बन जाते हैं कि हम आपको तमाम जो ओपिनियन है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चीज़ें लाना है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और पॉलिसीज़ में क्या फॉर्मुलेशन लाना है. ही helped with this for 1 year and it was phenomenal. Okay, he served as Director General of the Indian Council of Agricultural Research from 1972 until 1979. 7 साल के लिए यहाँ रहे. ठीक है. प्लानिंग कमीशन के भी उन्होंने मेंबर रहे 1980 से 82 के बीच में. ये बहुत ही पावरफुल बॉडी हुआ करता था इन टाइम. तो अगर हम लोग इन ए कंक्लूजन नटशेल अगर समझने की कोशिश करें, इनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इट वॉज टू प्रोवाइड डिफरेंट रूट्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर नेविगेटिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन एरा. उनका बहुत सारे डिसीजन है टू डेडिकेट हिज लाइफ टू मेकिंग श्योर दैट इंडिया हैड एनफ फूड. इंडिया के सामने जो उन्होंने जो इंडिपेंडेंस के टाइम से जो फूड इनसिक्योरिटी की जो समस्या देखा, जो फेमाइन लाइक सिचुएशन देखा, जो बहुत सारे लोग जो आपका हंगर के वजह से मर रहे थे, उसको टैकल करने के लिए इनका जो एक प्रॉमिस था, it proved to be fruitful. He selected agriculture despite his family's history and the fact that he was raised in a time when engineering and medicine were seen as significantly more prestigious profession. और इंजीनियरिंग और ये मेडिसिन इतना इंपॉर्टेंट प्रोफेशन होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को साइंटिस्ट बनाने का फैसला लिया. एंड this is why we call him the father of green revolution in India. So this is a brief introduction about MS Swaminathan. I don't think you need anything more than this particular discussion. If you have any doubt, any confusion, any question, any observation, any criticism, kindly put them in the comment box. I'll be more than happy to respond to those questions individually. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.